केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपनी गैरत, अपनी जमीन और अपना वजूद सब कुछ गिरवी रख दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ जिल्लत। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप की जमकर जी हुजूरी की, अपनी संप्रभुता का सौदा किया, अपना एयर स्पेस अमेरिका को सौंप दिया, अपनी जमीन और पोर्ट्स तक उनके हवाले कर दिए। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वॉशिंगटन के आका खुश रहें और कटोरे में कुछ डॉलर गिरते रहें। लेकिन पाकिस्तान की ये चमचागिरी किसी काम नहीं आई। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं बची। और ये कड़वा सच किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी संसद में कबूला है। उन्होंने भरे सदन में रोया कि कैसे महाशक्ति अमेरिका ने पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और काम निकल जाने के बाद कूड़ेदान के हवाले कर दिया। आज आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा जरूर सुनना चाहिए। दूसरी खबर मायानगरी मुंबई की, जहां की चकाचौंध पर अब अंडरवर्ल्ड के काले साए ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। क्या 90 के दशक का वो दौर वापस आ चुका है जब फिल्में स्टूडियो में नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की महफिलों से तय होती थी? रणवीर सिंह, जिनकी फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर गरज रही है, अब वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में आ गए हैं। दादर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है कि रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट से धमकी दी गई और मोटी रकम की मांग की गई। अब रातों रात सुपरस्टार के घर के बाहर हथियारों से लैस गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं और क्राइम ब्रांच अब बस उस डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक कर रही है जहां पर से धमकी का फरमान निकला। क्या तिहाड़ से लेकर साबरमती जेल तक बंद गैंगस्टर्स अब बॉलीवुड के बेताज बादशाहों की ब्रांड वैल्यू और उनकी करोड़ों की संपत्ति का हिसाब लगाकर घर बैठे वसूली करने के लिए डर का कारोबार चलाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और तीसरी खबर उस नफरती जिद की है जो देश में अमन चैन में आग लगाने के लिए फिर से बाबर का नाम जप रही। क्या 21वीं सदी के भारत में एक बार फिर किसी आक्रांता के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज जो हलचल दिखी वो महज एक मस्जिद की नींव नहीं, बल्कि सीधे तौर पर देश की एकता को दी गई चुनौती थी, जहां हजारों मौलानाओं की मौजूदगी में कुरान की तिलावत के बीच बाबरी के नाम पर नया ढांचा खड़ा करने की जमीन तैयार की जा रही है। सवाल यह है कि जिस जहर को देश ने दशकों के संघर्ष के बाद खत्म किया, बंगाल में उसी जहर की नई खेती क्यों शुरू हो रही है? इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात पाकिस्तान के उस नतमस्तक कूटनीतिक मॉडल की जिसने शहबाज की पूरी दुनिया में भद्द पिटवा दी। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं पाकिस्तान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पाकिस्तान ने आज पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार कर लिया है कि वो एक टॉयलेट पेपर है। मतलब पाकिस्तान ने अपनी असली पहचान को आज जग जाहिर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान का टॉयलेट पेपर के रूप में किसने इस्तेमाल किया, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब पाकिस्तान पर पड़ चुकी है और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड की तरह खुलकर पाकिस्तान में अमेरिकी झंडा गाड़ने की बात करने वाले हैं। और ये तस्वीरें आज हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, ये वही रक्षा मंत्री हैं जो यूट्यूब देखकर अपनी वॉर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अब इन्हीं रक्षा मंत्री ने अपना दुख पूरी दुनिया के सामने रख दिया है और साफ कह दिया है कि अमेरिका ने हमारा टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, जानकारी आपको दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या बयान आया है। देखिए, अफगान युद्ध में अमेरिका का साथ देना गलती है, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है, ये भी सदन के अंदर उनकी तरफ से कहा गया। सुपर पावर को खुश करने में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जिहाद के नाम पर लड़ने पर मजबूर किया गया।
अफगान युद्ध को सही ठहराने के लिए नीतियां भी बदल दी गई। पाकिस्तान में नीतियां बदली गई। जो युद्ध हमारे नहीं थे उनमें शामिल होने से तबाही हुई है। अब ये कबूलनामा ख्वाजा आसिफ का है। ख्वाजा आसिफ के शब्द आपने सुने। अब आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो खुलेआम ये बात कहते सुनाई दे रहे हैं। सुनिए जरा। किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो मालें पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इक़्तिदार लोगों ने। देखिए, अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होने का दर्द पाकिस्तान का पुराना दर्द। इसको लेकर पाकिस्तान के नेताओं ने कैसे अपना दुख बयां किया है, आपको इसके बारे में भी बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। इसके अलावा इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को टिश्यू पेपर समझता है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। तीसरा नाम है शाह महमूद कुरैशी का, विदेश मंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के। उनका भी ये कहना था अमेरिका ने पाकिस्तान को नजरअंदाज किया और हम नर्क में चले गए, ये उनका बयान था। चौथा बयान दस्तगीर खान जो पहले रक्षा मंत्री रह चुके, पूर्व रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सब दिया लेकिन बदले में सिर्फ गालियां मिली। तो ये कोई पहले राजनेता नहीं है पाकिस्तान के जो ये बात कह रहे हैं, पहले भी ये बात दोहराई जाती रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा से एक टॉयलेट पेपर की तरह ही यूज किया है, लेकिन इसमें गलती अमेरिका की भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक टॉयलेट पेपर के खर्चे पर ही अमेरिका के लिए हर काला काम किया है। और इसके बारे में अब खुलकर वहां के पत्रकार भी बात करने लगे। देखिए, कल तक डोनाल्ड ट्रंप के सामने डोरमैट की तरह बिछे रहने वाले पाकिस्तानी नेता आज खुलकर ट्रंप के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल ट्रंप ने आखिरकार वही किया जो उनके देश के लिए अच्छा था, मतलब भारत के साथ टैरिफ को 18% कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान के साथ ये टैरिफ 19% है। हम जानकारी आपको यहां दे रहे हैं, समझ रहे हैं। टैरिफ देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो 19% है अमेरिका ने जो लगाया है, और भारत में 18% अब कर दिया गया है। मतलब सोच कर देखिए, अमेरिका के लिए दिन रात एक नौकर की तरह काम करने वाले पाकिस्तान का टैरिफ रेट भारत से ज्यादा है। वो भारत जिसने ट्रंप को उसकी हद में बनाए रखा और आखिरकार सिर्फ एक कॉल रिसीव करके पूरा खेल पलट दिया और टैरिफ भी 18% करा लिया। him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace. Again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. तो हमने आपको तस्वीर तो दिखा दी, अब जरा जानकारी दे देते हैं कि चमचागिरी कैसे काम नहीं आई। इस पर और डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित किया। शहबाज शरीफ ने भरे मन से कई बार कहा कि मैन ऑफ पीस हैं, इन्होंने युद्ध रुकवाए हैं, बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन ये भी शायद डोनाल्ड ट्रंप को खुश नहीं कर पाया। वहीं आसिम मुनीर ने यूएस के खूब चक्कर काटे। आपको याद होगा, जब जब शहबाज शरीफ जाते थे, किसी भी मीटिंग के लिए जाते थे, तो पीछे पीछे यहाँ मुनीर भी पहुंच जाते थे और मीटिंग्स होती थी, वाशिंगटन तक पहुंच गए। यहां तक कि ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स का ब्रीफकेस खोलकर पूरा ऑफर भी रख दिया कि आप इसको लेकर पाकिस्तान के साथ डील करिए। चमचागिरी के सहारे डील्स की भी कोशिश की कि कैसे भी पैसा डोनाल्ड ट्रंप से निकाला जा सके, लेकिन ट्रंप इन बातों में नहीं फंसे। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में भी पाकिस्तान शामिल हो गया, जबकि ये उसके मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ था, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए बना था और इसके बावजूद इसमें शामिल हो गए
शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर सिर्फ इसलिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर सकें। ट्रंप के लिए वो गाजा सेना भेजने को भी राजी हो गए, यानी अपने जो सैनिक है उनकी भी ट्रेडिंग शुरू कर दी मुनीर ने, सिर्फ इसलिए कि ट्रंप को हर तरह से वो सेटिस्फाई कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो ट्रंप की जमकर तारीफ हर मौके पर शहबाज शरीफ ने की, उनके एक इशारे पर आगे होना, उनके साथ साथ चलना, ये तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ये कोशिशें पूरी तरह से असफल रही हैं, क्योंकि इतनी तारीफों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि उनके लिए इंपॉर्टेंट कौन है। क्योंकि आप चाहे कितनी में खुशामद कर लें, व्यापार जब होता है तो बराबर वालों के बीच होता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। इस बीच आपको बताएं कि सदन के अंदर जो पाकिस्तानी संसद है उसके अंदर अब मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को जमकर लताड़ पड़ रही है। देखिए, पाकिस्तान की संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। सवाल उठ रहे हैं कि पूरा बलूचिस्तान ऑफर करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप मुल्ला मुनीर की आवभगत से खुश क्यों नहीं है। मतलब जिस ट्रंप को खुश करने के लिए मुनीर ने अपना देश तक सेल पर चढ़ा दिया, उसके बाद आखिर हासिल क्या हुआ, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब कुछ हासिल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन लूट बहुत कुछ गया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से लुटे हैं, जहां पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने पहुंची मुनीर सेना की पिटाई हुई। आप ये तस्वीर देखिए तो अब वो टैंक लेकर अपनी ही आवाम के बीच घुस गए। जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, उसी बलूचिस्तान में मुनीर को टैंक लेकर एंट्री लेनी पड़ रही है। ये हालात खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ मुल्ला मुनीर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि तस्वीरों में आप जो धमाके देख रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये धमाके किसी और के यहाँ नहीं बल्कि बलोच धुरंधर के यहाँ हुआ है। अब ये धमाका करने के बाद रावलपिंडी में भी खतरा आ चुका है, क्योंकि धुरंधर का बदलापुर मुल्ला मुनीर को भारी पड़ने वाला ऐसा कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह, कमाल हो गया। बलूचिस्तान के ये धुरंधर किस तरह पाकिस्तानी सेना को उन्हीं की जमीन पर दफना रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर भी आपको दे देते हैं। देखिए, बलोच विद्रोहियों का सेना पर हमला देखा गया है। 31 जनवरी को ऑपरेशन हेरोफ 2.0 शुरू हुआ। हमने वो तस्वीरें आपको प्रहार में भी दिखाई थी, और अब तक जो डेटा आया है 400 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना अब पूरी तरह से कमजोर हो गई, उनकी पकड़ ढीली हो गई उस इलाके में। पाकिस्तानी सेना अब टैंक लेकर उतर रही है। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे अपने इलाके में जाने के लिए उन्हें टैंक लेना पड़ रहा है, और इसके बावजूद बीएलए अभी भी उन पर हावी है। वो टैंक लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। बलोच धुरंधरों से होने वाली पिटाई के बाद मरियम नवाज के भी आंसू निकल आए। अपने चाचा शहबाज और मुल्ला मुनीर की गलतियों की सजा कैसे पाकिस्तानी सेना को भुगतनी पड़ रही है, ये बात कहते हुए मरियम कैसे इमोशनल हो गई है, वो भी सुनवा रहे हैं। एक शहीद के घर गई लाहौर में। उस शहीद, जो उसका नाम अली था, कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी, तो वो बलूचिस्तान में लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। तो जब मैं उनके घर गई, उनकी यंग वाइफ थी, उसको मैं मिली। पता नहीं वो अपने आप को किस तरह कंपोज करके बैठी हुई थी। घर के एक एक कोने में उस शहीद की याद बिखरी हुई थी। देखिए, मरियम नवाज बलूचिस्तान में मारे गए सैनिकों को लेकर इमोशनल है, लेकिन बलूचिस्तान में इतना खास क्या है कि ट्रंप मुल्ला मुनीर के जरिए इसे हथियाना चाहते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बलूचिस्तान के बारे में कुछ डिटेल्स आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो कुल इलाका है उसका 44% ज्योग्राफिकल एरिया बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान की कुल आबादी पाकिस्तान की सिर्फ 5% है। ईरान अफगानिस्तान से लैंड बॉर्डर और अरब सागर कोस्टल सी जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ हम नक्शे के जरिए दिखा भी रहे हैं, आप देख रहे हैं बलूचिस्तान कैसे जुड़ा हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत ये बताया जाता है, और पाकिस्तान की कमाई का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से ही आता है, इसी प्रांत से आता है। पाकिस्तान के बजट में हिस्सेदारी लेकिन कितनी है? सिर्फ 10%। यानी पैसा तो सब ले लेते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जब विकास की बात आती है तो सिर्फ पैसा पंजाब में ज्यादातर लगता है, उसके बाद सिंध में लगता है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख भी रहे हैं, और बलूचिस्तान को आखिरी कोने में खड़ा कर देते हैं। सिर्फ 10% हिस्सेदारी मिलती है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ही चीन को ग्वादर बंदरगाह दिया।
बलूचिस्तान से ही चीन का सीपेक प्रोजेक्ट भी गुजरता है, जहां पर काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि बलोच लोग इसके लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि सारे जो रिसोर्सेज हैं, सारी जो सुविधाएं हैं वो ड्रेन की जा रही हैं बलूचिस्तान से, लेकिन बलोचों को पाकिस्तान की जो सरकार है वो कुछ नहीं दे रही। बलूचिस्तान को लेकर लगातार मुनीर की सेना अब मार भी खा रही है, तो वहां अब इस पिटाई से परेशान मुल्ला मुनीर ने अपनी सेना की कमान आतंकियों के हाथ दे दी। आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब पाकिस्तानी सेना के जनाजे पर खुद लश्कर के कमांडर शिरकत करने पहुंच रहे हैं, और ये लश्कर का कमांडर राणा मोहम्मद है जो पाकिस्तानी सेना के जनाजे में शामिल हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हालात ऐसे हो गए हैं कि अब बलूचिस्तान लग रहा है कि लगभग पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि वहां उस इलाके में घुसने के लिए भी जब टैंक का इस्तेमाल करना पड़े, जब 400 सैनिकों के मारे जाने की खबर आए, और जब लगे कि जो चाइना को बेचा है वो काम भी नहीं हो पाएगा, तो अब मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ पूरी तरह से इसमें फंस चुके हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाके सर पर कफन बांधकर निकले हैं। एक तरफ मुल्ला मुनीर का टैंक है, तो दूसरी तरफ बलोचों की ताकत। ये टैंक वर्सेस ताकत की जंग है। मुल्ला मुनीर जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर बताता था, वही बलूचिस्तान अब मुनीर के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेज हो गई है। बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। नए साल में बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को लाहौर की ओर दौड़ा दिया। रावलपिंडी की दीवारों के बीच खुद को सुल्तान समझने वाला मुल्ला मुनीर अब खतरे को भांप चुका है। 400 पाकिस्तानी सैनिकों के जनाजे को उठाकर थक चुका मुल्ला मुनीर अब सेना की कमान आतंकियों के हाथ छोड़कर आराम फरमा रहा है। क्वेटा से लेकर नौशकी तक बलूचिस्तान के कई इलाकों में बीएलए का झंडा लहरा रहा है। मुनीर सेना आगे आगे दौड़ रही है, तो बलूची उनके पीछे पीछे। बीएलए के जंगी लड़ाके पुलिस स्टेशन समेत कई सरकारी इमारतों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। कायर पाकिस्तानी सेना बलोच लड़ाकों से मार खाने के बाद गुस्सा आम पाकिस्तानियों पर निकाल रही है। खबर है कि नुश्की में पाकिस्तानी फौज ने एक बलोच नागरिक के घर को धमाके में उड़ा दिया, तो वहीं कई लोगों के घरों में आग भी लगाई गई। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से कंट्रोल खो रही है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा का भी यही हाल है। आतंकी इस्लामाबाद की गलियों में सरकार को धमका रहे हैं, तो वहीं रावलपिंडी के पास धमाके कर मुनीर को भी डर का एहसास करा रहे हैं। पाकिस्तान में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सिर्फ डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, आप ये समझिए कि पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है। हम आपको समझाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान में जिस तरह से भिखमंगों वाली स्थिति बनी हुई है, उसके पीछे तो उनके हुक्मरान हैं ही, लेकिन हमारे मुकाबले पाकिस्तान कहाँ था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल दे देते हैं। देखिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था का मुकाबला है। पाकिस्तान 35 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, और पाकिस्तान के लिए अकेले हमारा एक प्रदेश ही काफी। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश 36 लाख करोड़ तक की यहाँ पे कहा जा रहा है जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान जहां 35 लाख करोड़ पर सिमटा हुआ, ये तो हम आंकड़ा दे रहे हैं, हो सकता है 36 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाए। तो पाकिस्तान के लिए तो हमारा एक उत्तर प्रदेश, योगी का प्रदेश ही काफी है, जो सीधे compete कर सकता है, क्योंकि हमारी जो एक प्रदेश की पूरी जीडीपी है वो उनके पूरे देश की जीडीपी है। आप समझ जाइए कहां खड़ा होता है पाकिस्तान। और इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कौड़ी की है, वो भी हम ज्यादा ही बता रहे हैं आपको, तो आप समझ जाइए। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो एक अलग तरह के डर से गुजर रहे हैं। ये डर ना तो बॉक्स ऑफिस की फिल्मों की नाकामी का है, और ना ही सोशल मीडिया ट्रोलिंग का। ये खौफ है गैंगस्टर्स से मिलने वाली धमकी का, और अब ये सीधे तौर पर बॉलीवुड के सबसे बड़े चेहरों को निशाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर्स के नाम अब सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी खौफ का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। रोहित शेट्टी के बाद अब इस गैंग ने रणवीर सिंह को अपना निशाना बनाया। रणवीर सिंह को धमकी भरा मैसेज आया, वॉइस मैसेज आया। एक्टर को यह धमकी एक व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए मिली है, और करोड़ों रुपए की मांग की गई इस धमकी के साथ। धमकी के बाद एक्टर ने मामले की जानकारी मुंबई पुलिस को भी दे दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसकी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है। रणवीर के घर के बाहर कैसी सिक्योरिटी है, पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कर रही है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पहले
रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है। मैं इस समय रणवीर सिंह के घर के बाहर हूं और इसी बिल्डिंग के 26वें फ्लोर पे 2602 फ्लैट नंबर है। वहां पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण रहती हैं और मुंबई पुलिस ने ऊपरी जो विंग है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया है। मुंबई पुलिस की टीम मौजूद है। रणवीर सिंह के मैनेजर को व्हाट्सएप मैसेज वॉइस नोट भेजा गया जिसमें कहीं कहीं कहा गया है कि अगर 3 से 4 करोड़ रुपया नहीं देते तो रणवीर सिंह को जान से मार दिया जाएगा। देखिए, रणवीर सिंह को लॉरेंस गैंग ने क्या धमकी दी है, कितने की रंगदारी मांगी है, आपको पूरी डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। रणवीर को दरअसल व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा वॉइस नोट मिला है। बिश्नोई के नाम पर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली गई है। 10 करोड़ की फिरौती। धमकी मिलने पर रणवीर ने पुलिस को इसकी शिकायत की, जानकारी दी। मुंबई वाले अपार्टमेंट पर अब आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती कर दी गई है। इस तरह की धमकी मिलने के बाद रणवीर और दीपिका के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने अब वॉइस नोट की डिजिटल ट्रेसिंग शुरू की है, यानी कहां से ये आया है, कहां से ये मैसेज ओरिजिनेट हुआ है, उसको ट्रेस किया जा रहा है। इस मामले पर बिश्नोई गैंग से कनेक्शन की भी जांच तेज हो गई है और धमकी देने वाला जो अनजान नंबर है वो पाकिस्तान से लिंक्ड बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि नंबर पाकिस्तान से लिंक्ड है। एक्टर ने लॉबी, जिम और प्ले एरिया में गार्ड्स की मौजूदी अब बढ़ा दी है, यानी अपने पूरे घर में गार्ड्स की मौजूदगी रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण ने बढ़ा दी। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार के भी तेवर सख्त हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीज़ें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढ कर निकालेगी और ठोकेगी। देखिए, ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि सलमान खान ने एक बेहद करीबी, उनके एक जो बेहद करीबी रिश्तेदार है उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। एक धमकी भरे ईमेल के साथ उनसे भी करोड़ों की फिरौती मांगी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। सूत्रों के मुताबिक जिन्हें ये धमकी दी गई है वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और धमकी में कहा गया है कि पैसे नहीं दिए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो ये लग रहा है कि अमूमन होने लग गया है। आए दिन ऐसी खबरें आती है कि कहीं फायरिंग हो जा रही है, कहीं धमकी दी जा रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब तक कई लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, उनसे जुड़े लोगों की तरफ से या गोल्डी बराड़ गैंग की तरफ से धमकियां दी गई हैं। किसको किसको धमकियां मिल चुकी है, किसके घर पर फायरिंग हो चुकी है, पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले रोहित शेट्टी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपको याद होगा 1 फरवरी की वो तारीख थी जब जुहू वाले घर पर उनके फायरिंग हो जाती है और हमलावरों ने कई राउंड उनके घर पर गोलियां दागी थी और उस दौरान लॉरेंस गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। दूसरा नाम है कपिल शर्मा, जिनके कैप्स कैफे पे आपको याद होगा कई बार फायरिंग हुई है। कॉमेडियन को 3 बार निशाना बनाया गया कैप्स कैफे को। अक्टूबर 2025 में उनके कैफे पर फायरिंग हुई, जो कनाडा में कैफे है उस पर फायरिंग हुई। 9 जुलाई 7 अगस्त को भी कैप्स कैफे पर हमले हुए थे और तीनों पर हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली। अगला नाम है दिशा पाटनी। दिशा पाटनी के घर पर भी फायरिंग हुई थी, आपको याद होगा, हमने प्रहार में आपको वो खबर दिखाई भी थी। सितंबर 2025 में बरेली वाले घर पर दिशा पाटनी के फायरिंग होती है। इस हमले की भी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग की तरफ से ली जाती है। वहीं सलमान खान को कई बार टारगेट करने की बात लॉरेंस बिश्नोई खुद भी कह चुका है। इसके अलावा आपको बताएं 14 अप्रैल 2025 को घर के बाहर फायरिंग हुई थी। गुजरात से 2 आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया और इस मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था, लिंक सामने आया था। अगला नाम है एपी ढिल्लों, मशहूर सिंगर हैं, आपको याद होगा, और एपी ढिल्लों भी गैंग वॉर की चपेट में आए। सितंबर 2024 में उनके घर के बाहर भी गोलियां बरसाई गई थी और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था।
अगला नाम किसका है? गिप्पी ग्रेवाल का नाम है, सिंगर है ये भी। और नवंबर 2023 में कनाडा वाले घर पर इनके फायरिंग होती है गिप्पी ग्रेवाल के, और फायरिंग की घटना के बाद बिश्नोई गैंग इसकी बढ़ चढ़ कर जिम्मेदारी लेता है, जिससे पंजाबी इंडस्ट्री में डर का माहौल क्रिएट हो गया। क्योंकि एपी ढिल्लो, गिप्पी ग्रेवाल, हनी सिंह का अगला नाम है जिनको टारगेट किया जाता है। पंजाबी रैपर ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया, उन्होंने खुद बताया कि कैसे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सीधी धमकी हनी सिंह को भी दी थी, और कॉल के जरिए उस वक्त 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी हनी सिंह से। रकम ना देने पर जान से मारने की उन्हें धमकी दी जा रही थी, थ्रेट्स दिए जा रहे थे। अगला नाम पवन सिंह का आता है। पवन सिंह को भी हाल ही में धमकी मिली थी। पावर स्टार को बिश्नोई गैंग की ओर से धमकियां मिली थी। दिसंबर 2025 में जान से मारने की धमकी पवन सिंह को भी दी गई थी। सलमान के साथ काम करने से मना किया गया था, ये ताकीद दी गई थी कि सलमान के साथ काम मत करिए, और ये धमकी भी उन्हें बिश्नोई गैंग की ओर से ही दी गई थी। अगला नाम है बी प्राक का। बी प्राक को भी हाल में ही धमकी दी गई, 10 करोड़ की फिरौती उनसे मांगी गई कि पैसे दीजिए। धमकी देने वाले ने अपना नाम आरजू बिश्नोई बताया था, और आरजू लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करता है, यह खुलासा हुआ। तो ये आप देख रहे हैं, फेहरिस्त जितनी लंबी है, इससे आप समझ गए होंगे कि ये डर का धंधा है। डर का धंधा क्यों चलाया जा रहा है? जिससे कि वसूली हो सके और बॉलीवुड में फिर से वो दौर वापस आ सके जो 90 में हुआ करता था, 90s में हुआ करता था, जब दाऊद के हिसाब से सब कुछ चलता था। और अब ये चाहते हैं इन गैंगस्टर्स के हिसाब से सब कुछ चले। देखिए, इससे पहले लॉरेंस गैंग ने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी को धमकी दी थी और उनके घर पर फायरिंग की थी। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, डिटेल्स हम आपको बता चुके हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी आसाराम को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक जांच जो चल रही है, आसाराम फसाले पिछले 4 सालों से गैरेज मैकेनिक के तौर पर काम करता था और लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था। वो गैंग के मास्टरमाइंड शुभम लोंकर के निर्देश पर हथियारों की सप्लाई भी करता था, और इस मामले में गिरफ्तार हुए चारों आरोपी किसी न किसी तरीके से आसाराम से जुड़े थे। उन्हीं की निशानदेही पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। देखिए, अब सवाल उठता है कि ये सब करके लॉरेंस गैंग को मिलेगा क्या? वो करना क्या चाहता है? उसका मकसद क्या है? ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दरअसल अचीव क्या करना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई ये सब करके। देखिए, अपराध जगत में दबदबा बनाना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। रंगदारी और वसूली के जरिए पैसे कमाना चाहता है। बड़े कारोबारियों जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके अंदर एक डर दहशत पैदा करना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है, अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। प्रतिद्वंदी जो गैंग्स हैं, उनसे बदला लेना, उन्हें खत्म करना, उनमें डर बनाना, उन्हें बताना कि वो जेल के अंदर है लेकिन एक्टिव है, जेल में रहकर भी नेटवर्क चलता रहे, प्रभाव बना रहे। इसीलिए इस तरह की टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। हथियारों और शूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना चाहता है और राष्ट्रीय स्तर पर गैंग का विस्तार भी करना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। चर्चित मामलों में जिम्मेदारी लेकर वो सुर्खियों में बना रहना चाहता है कि उसकी बात होती रहे, वो आउट ऑफ साइट ना हो। अपराध की दुनिया में वो खुद को सबसे ताकतवर भी साबित करना चाहता है। जब से गोल्डी बराड़ से अलग हुआ है, तब से अपनी इमेज बिल्डिंग में लगातार बिश्नोई लगा हुआ है। देखिए, रणवीर सिंह कैसे लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए, उनको जो धमकी दी गई है उसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर फोन पर साम्राज्य चलाने वाला एक नाम आज मुंबई से लेकर दिल्ली तक दहशत की पहचान बन चुका है। अंडरवर्ल्ड की पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ते हुए ये नया गैंगस्टर अब सीधे बॉलीवुड सितारों को खुली धमकी दे रहा है। सलाखों में रहने के बाद भी उसके गैंग का नेटवर्क इतना मजबूत है कि बड़े बड़े शहरों में गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री हो या दिल्ली का कारोबारी जगत, हर किसी के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत है। अब बिश्नोई के गैंग ने एक्टर रणवीर सिंह को निशाना बनाया है। धुरंधर की सफलता के बाद रंगदारी मांगी है। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। इसका अनुमानित बजट 225 से 280 करोड़ रुपए था। भारत में नेट कलेक्शन 894 करोड़ रुपए से ज्यादा था। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1349 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनी। इस फिल्म को करीब 300 से 400 करोड़ का मुनाफा हुआ। धुरंधर की जबरदस्त सफलता को फिरौती की धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। शायद धमकी देने वाले कथित तौर पर इसे देखकर रणवीर की कमाई और स्टार वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं। धुरंधर की सफलता ने रणवीर को और बैंकेबल स्टार बना दिया है, लेकिन साथ ही हाई प्रोफाइल क्राइम सिंडिकेट्स की नजर में भी ला दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गैंगस्टर की धमकियां और सितारों के घरों पर हो रही फायरिंग खतरे का सबब बनती जा रही है। सलमान खान से लेकर रणवीर, ये गैंग सभी बड़ी हस्तियों को टारगेट कर रहा है।
ये अपराधी छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, जिससे ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती है। बहरहाल कपल ने अपने घर की लॉबी, जिम और बच्चों के प्ले एरिया में गार्ड्स की मौजूदगी बढ़ा दी है। पुलिस ने भी रणवीर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि इस मामले पर कपल ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। रणवीर और दीपिका बॉलीवुड के सबसे चर्चित और सफल सितारों में से हैं। ऐसे में इस तरह की धमकी ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे फिल्म उद्योग को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर भी फैंस ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लॉरेंस गैंग इस कोशिश में है कि वो लगातार डर का अपना कारोबार चलाता रहे। लॉरेंस गैंग से दहशत का माहौल है। वहीं मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण को लेकर 1200 मौलाना पहुंचे, तो करोड़ों का चंदा जुटाकर नई बाबरी अब बनवाई जा रही है। उस पर काम तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तेज होती सरगर्मी के बीच बाबरी मस्जिद को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। यहाँ मुर्शिदाबाद में आज से बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस मस्जिद का निर्माण जनता यूनियन पार्टी यानी JUP के अध्यक्ष और TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर करवा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले 2 सालों में मस्जिद बनकर पूरी तरह से तैयार भी हो जाएगी, जिसका काम आज से शुरू हो गया। आप तस्वीर देख रहे हैं। और इस पूरे मामले पर हुमायूं कबीर ने कहा कि जो लोग इस मस्जिद के निर्माण का विरोध कर रहे हैं उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। उन्हें सुनिए जरा। मेरा खुश है, बहुत खुश है। अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया। इतना आदमी, इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा ये रोकने के लिए। ममता से लेकर उत्तर प्रदेश हर जगह से विरोध। जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। देखिए, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने से पहले क्या क्या हुआ है और आगे हुमायूं कबीर का क्या प्लान है, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर बता देते हैं। ये मस्जिद बाबरी के नाम पर बन गई। सुबह 10 बजे मस्जिद की आधारशिला रखी गई। दोपहर 12 बजे से इसका निर्माण शुरू हुआ और 1200 मौलानाओं को इस कार्यक्रम का न्योता गया था। मस्जिद निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये अनुमानित खर्च हो सकता है ज्यादा भी आए। अब तक 6 करोड़ रुपए का चंदा इस मस्जिद को लेकर जुटाया जा सका है। हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद 2 साल में पूरी हो जाएगी। कल से बाबरी मस्जिद के लिए रैली भी शुरू होगी और ये रैली नादिया से 100 वाहनों के साथ शुरू होगी। प्रत्येक वाहन में चालक सहित 6 लोग होंगे। बाबरी की रैली में कुल 600 लोग भाग लेंगे। तो तैयारी तो बहुत बड़ी है। मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद के लिए लोग दूर दूर से ईंट लेकर भी पहुंच रहे हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनावों से पहले बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग अब उस तस्वीर के टी-शर्ट्स बनवा रहे हैं जिस तरह की बाबरी को डिजाइन करने की बात है। उस तरह से ईंट लेकर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि वो अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनावों से पहले हुमायूं कबीर ने जो पॉलिटिक्स है बंगाल की, उसका पूरा चक्का ही घुमा दिया है। ममता बनर्जी को भी फंसा दिया है, खुद भी वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और तुष्टीकरण का एक अलग लेवल पहुंच चुका है चुनावों से ऐन पहले। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव हुए और मुर्शिदाबाद में नई बाबरी को लेकर सियासी तनातनी तेज हो गई। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज बाबरी मस्जिद के निर्माण की औपचारिक शुरुआत हो गई। जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। करीब 1200 लोगों ने कुरान पढ़ी और दुआ मांगी। इसी के साथ मस्जिद निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया। हुमायूं कबीर का दावा है कि 2 साल के अंदर मस्जिद के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। वहीं नींव डालने के मौके पर 2 लाख लोगों के आने का दावा किया गया। जमीन की खुदाई चल रही है। मशीनें और मजदूर काम पर लग चुके हैं। ईंटों का अंबार लगा हुआ है। जन यूनियन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरा खुश है, बहुत खुश है। अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया। इतना आदमी, इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। हुमायूं यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर जो भी मस्जिद का विरोध करेगा उसे हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जहां हुमायूं कबीर बाबरी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहीं हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर बाबरी के नाम पर मस्जिद का विरोध किया गया। वहीं अब यूपी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता अपना काफिला लेकर मुर्शिदाबाद निकल पड़े। हाथ में फावड़ा कुदाल लेकर यूपी के अलग अलग जिलों से लोग निकल रहे थे, लेकिन लखनऊ पुलिस ने जाने से रोक दिया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों ने कहा कि उन्हें मस्जिद बनाने पर एतराज नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बने इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुद्दा अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बड़ा कारण बन रहा है। हुमायूं कबीर इसे मुसलमानों की गरिमा और भावनाओं से जोड़ रहे हैं, जबकि हिंदू संगठन इसे उकसावा करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देख रहे हैं आप, बंगाल में तो नई बाबरी बनने को तैयार है। वहीं दिल्ली में अब देशभक्ति के गीत को लेकर एक नया फैसला सामने आया है, जिसको लेकर अब सवाल है कि क्या भाईजान इस फैसले को स्वीकार करेंगे, मानेंगे। दरअसल वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और समारोह में राष्ट्रीय गान जन गण मन बजाने या गाने से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। ये कदम 150वीं वर्षगांठ के मौके पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रीय गीत को सम्मान देने और उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। राष्ट्र गीत पर नया प्रोटोकॉल क्या है, सरकार ने क्या नए नियम लागू किए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। देखिए, राष्ट्रगान से पहले अब राष्ट्रगीत बजाए जाएंगे, गाए जाएंगे। सामूहिक रूप से 6 पैरा गाए बजाए जाएंगे। 6 छंदों को 3 मिनट 10 सेकंड में गाना होगा और इस दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। ये प्रोटोकॉल तय हो चुका है। सरकार की इस नई गाइडलाइन के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। टीएमसी नेता का इस पर क्या कहना है, उन्हें सुन लीजिए। हम रविंद्रनाथ ठाकुर से बड़ा नहीं है। मोदी बाबू, अमित शाह बाबू भी रविंद्रनाथ ठाकुर से बड़ा नहीं है। रविंद्रनाथ, हिस्ट्री ये है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने सजेशन दिया था एक कांग्रेस की अधिवेशन पर इंडिपेंडेंस से बहुत पहले कि वंदे मातरम की फर्स्ट स्टैंजा विल बी कंसीडर्ड एज नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। तो इसको हटाने का, इसको चेंज करने का, पूरा गाने का हक देने का, ये इमेज वाला सर्कुलर निकलने का मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का कोई भी हक नहीं है। वो रविंद्रनाथ ठाकुर से ऊपर नहीं है। देखिए, अब इस मुद्दे पर विरोधी दल अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हैं, लेकिन वंदे मातरम कब कब अनिवार्य है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी भी दे देते हैं। जब राष्ट्रध्वज को परेड में लाते हैं उस समय, राष्ट्रध्वज फहराने के समय भी अनिवार्य है। इसके अलावा कार्यक्रमों में राष्ट्रपति आगमन के वक्त पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले और बाद में भी अनिवार्य है। राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और उसके बाद में भी अनिवार्य है। कार्यक्रम में राज्यों के राज्यपालों के आने पर, राज्यपाल के भाषण से पहले और उसके बाद भी गाना होगा। सिविलियन अवार्ड समारोह में भी ये अब अनिवार्य है। स्कूल में कामकाज शुरू होने से पहले भी ये अनिवार्य कर दिया गया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का इस पर कहना है कि बीजेपी को वंदे मातरम और वंदे भारत के बीच का फर्क समझना चाहिए। वहीं बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। सुनिए। वंदे मातरम पर चर्चा करते करते वंदे भारत कहा गया था, तो चलिए अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वंदे मातरम और वंदे भारत में डिफरेंस पता चलेगा। अगर उनके सभी जगह उसको कंपलसरी किया जाएगा तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐतिहासिक कदम, जेनजी क्राउड की आवाज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एचएम साहब ने सुन ली। युवा चाहता था, युवा ये नए भारत में जो बॉर्डर फिल्म और धुरंधर फिल्म को हिट करवा रहा है, वो युवा की मांग थी। ये देश बदल गया और युवाओं की सोच थी। बहुत अच्छी बात है। पहले जो चीज बैन कर दी गई थी, पूरा वंदे मातरम अगर हम पाठ हम देखें, पूरा गीत हम देखें तो अपने आप में इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है। वो पूरा अगर होने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो देखिए, कदम का स्वागत हो रहा है, कहा जा रहा है कि अच्छा फैसला है, लेकिन एक विशेष वर्ग है जो वंदे मातरम को लेकर कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखता। कहता है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई जाती है कुछ छंदों में। ऐसे में क्या वो इस फैसले को मानेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल प्रहार में रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जब लौट रहे हैं आप बने रहिए हमारे साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।